पूर्वी वॉशिंगटन की पहाड़ियों में छिपा एक और रहस्य बार बार सामने आ रहा है। एक अथाह गड्ढा जिसे अलौकिक शक्तियों का मार्ग माना जाता है। कोमा फॉरेस्ट की डेनिस विटेकर इस गड्ढे की खोज में पूर्व की ओर निकल पड़ी हैं। 1997 में एक व्यक्ति ने देर रात के रेडियो शो में एक अविश्वसनीय कहानी सुनाई। वॉशिंगटन स्थित उसकी संपत्ति पर एक अथाह गड्ढा था जो ध्वनि को भी निगल जाता था। एक अजीबोगरीब कहानी के रूप में शुरू हुई यह घटना इंटरनेट पर सनसनी बन गई, जिसके चलते सरकारी लीपापोती, खोज अभियान और गहराई में मौजूद किसी ऐसी चीज के फुटेज सामने आए जिसका अस्तित्व होना असंभव था। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह सरकारी संपत्ति है, क्योंकि अगर यह खदान की सुरंग है तो क्या कोई अपनी संपत्ति पर खदान की सुरंग का मालिक हो सकता है? उन रिकॉर्डिंग ने इस कहानी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। वो कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। इसकी शुरुआत देर रात रेडियो पर एक आवाज से हुई। 21 फरवरी 1997 पूरे देश में प्रसारित होने वाला सुबह का रेडियो कार्यक्रम, जहां अनिद्रा से पीड़ित और जिज्ञासु लोग यूएफओ, रहस्यमयी जीवों और सरकारी साजिशों के बारे में सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। आर्ट बेल कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे थे। तभी मेल वॉटर्स नाम के एक व्यक्ति ने फोन उठाया। देर रात के रेडियो के दिग्गज आर्ट बेल, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टार बनने से पहले लास वेगास के एक रेडियो स्टेशन से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी आवाज शांत, संयमित और कुछ ज्यादा ही सहज थी। जो वे बताने वाले थे उसके विपरीत। मेल किसी को डराने के लिए फोन नहीं कर रहा था, न ही वह मशहूर होना चाहता था या कोई किताब बेचना चाहता था। वह वॉशिंगटन के एलेंसबर्ग के पास स्थित अपनी जमीन के बारे में बात करना चाहता था। उस जमीन में एक समस्या थी। उसकी जमीन पर एक गड्ढा था। यह कोई सामान्य गड्ढा नहीं था, न ही कोई धंसने वाला गड्ढा और न ही कोई पुरानी खदान की सुरंग। यह कई मायनों में अलग था, जिसकी व्याख्या करना असंभव था। यह गड्ढा उनकी 9 एकड़ की संपत्ति के एक सुनसान कोने में स्थित था, जो झाड़ियों और पेड़ों से आंशिक रूप से छिपा हुआ था। मेल ने बताया कि वह हफ्तों से उसमें मछली पकड़ने का कांटा डाल रहा था ताकि तल का पता लगा सके। मेल का बनाया हुआ यह गड्ढा एक जटिल और बेहद दिलचस्प रहस्य है। उसने 80 पाउंड टेस्ट वाली कांटा इस्तेमाल की, जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरे मार्लिन और शार्क जैसी मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने वजन बांधे, उन्हें सावधानी से नीचे उतारा और रस्सी को अंधेरे में गायब होते देखा। 15 मील। उसका दावा था कि रस्सी इतनी दूर तक गई थी। फिर उसने हार मान ली। 80,000 फीट से भी ज्यादा सीधा नीचे। कभी जमीन से नहीं टकराया, कभी प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। उसने कभी कोई आवाज नहीं की। वह इसका इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति भी नहीं था। स्थानीय लोग दशकों से इस गड्ढे के बारे में जानते थे। वे कम से कम 1960 के दशक से इसे एक सुविधाजनक कचरा फेंकने की जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। पुराने रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कूड़ा कचरा, निर्माण का मलबा। कुछ पशुपालकों ने तो यहां तक स्वीकार किया कि वे मरे हुए पशुओं को भी वहीं फेंक देते थे। मवेशी, घोड़े, भेड़ें, सब कुछ खामोशी से नीचे गिर गया। न कोई धमक, न कोई गूंज, न कोई छपछपाहट, बस सन्नाटा। उस गड्ढे ने ध्वनि को भी निगल लिया। केवल एक खाली सन्नाटा छा गया, जो सीने में अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन यह सन्नाटा तो बस शुरुआत थी। कुत्ते उसके पास नहीं जाते थे। मेल के पास 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे, जिन्हें उस जगह की सैर करना बहुत पसंद था। लेकिन वे उस खुले हिस्से से 20 फीट दूर रुक जाते और आगे जाने से मना कर देते। 2 सफेद ब्लॉक दिखाई दे रहे थे, जो मेल की संपत्ति के बताए गए स्थान सहित कई क्षेत्रों को ढके हुए थे।
वे रोते, अपनी पट्टियां खींचते और आंखों में घबराहट के भाव लिए पीछे मुड़कर देखते। पक्षियों ने उसके ऊपर से उड़ने से इनकार कर दिया। कौवे और बाज हवा में ही अपने उड़ान पथ बदल लेते थे। मानो कोई अदृश्य बाधा हो, वे उस स्थान के चारों ओर चक्कर लगाते थे। उस खुले स्थान के आसपास की हवा भी अलग सी महसूस होती थी, घना, सघन, मानो गीले कपड़े से सांस लेने की कोशिश कर रहे हों। मेल ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वातावरण अपनी सांस रोककर किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा हो जो कभी नहीं आई। उसने घर में बने औजारों से इसे नापने की कोशिश की। रस्सी से बंधे भारी पत्थर, भारित जंजीरें, धातु की छड़ें, एक बार तो पुरानी कार की बैटरी भी इस्तेमाल की। कुछ भी काम नहीं आया। गड्ढा इतना गहरा था कि उसके पास जो भी सामान था उससे नापना नामुमकिन था। हर कोशिश का नतीजा एक ही होता था। मीलों लंबी रेखा अंधेरे में गायब हो जाती थी और वही बेचैनी भरी अनुभूति उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती थी। ऐसा लग रहा था मानो नीचे कोई उसे काम करते हुए देख रहा हो। इलाके में रहने वाले मूल अमेरिकी समूह पीढ़ियों से इस जगह के बारे में जानते थे। याकामा जनजाति के लोगों ने इस भूमि के नाम रखे थे। सर्दियों में आग के चारों ओर बैठकर सुनाई जाने वाली कहानियों के माध्यम से चेतावनियां दी जाती थीं। उनका कहना था कि जमीन शापित है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हॉलीवुड फिल्मों में शापों को दिखाया जाता है। यह भूतों से प्रेतवाधित या राक्षसों से आवारा नहीं था। यह एक मूलभूत रूप से गलत था, एक ऐसी गलती जो लोक कथाओं या अंधविश्वास से कहीं अधिक गहरी थी। उस छेद का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। उनकी कहानियों के अनुसार वह एक द्वार था, एक ऐसी जगह की दहलीज जहां मनुष्यों का जाना असंभव था, एक ऐसी जगह जहां प्राकृतिक व्यवस्था भंग हो गई थी, जहां वास्तविकता ही इस कदर विकृत हो गई थी कि बड़े बुजुर्ग दबी आवाज में बोलने को मजबूर हो गए थे और बच्चों को वहां से दूर रहने की चेतावनी देने लगे थे। फिर कॉल खत्म हो गई। मेल ने आर्ट बेल को धन्यवाद दिया और फोन काट दिया। लेकिन सालों बाद किसी ने उन निर्देशांकों को खोज निकाला और दुनिया को पता चला कि मेल ने जो देखा था उसके बारे में वह झूठ नहीं बोल रहा था। जब विज्ञान ने असंभव को संभव बताया तो विशेषज्ञों ने तुरंत कार्रवाई की। मेल की कहानी जैसे ही कोस्ट टू कोस्ट AM के श्रोताओं से आगे बढ़कर भूविज्ञान विभागों और भौतिकी मंचों तक पहुंची, वैज्ञानिकों ने इसे गलत साबित करने के लिए मोर्चा संभाल लिया। उनका संदेश एकमत था, उस तरह का छेद हो ही नहीं सकता। भौतिकी के नियम इसकी अनुमति नहीं देते। पृथ्वी की पपड़ी इसे सहन नहीं कर पाएगी। MIT के भूभौतिक विज्ञानी डॉक्टर जेराल्ड सिमन्स, जिन्होंने 30 वर्षों तक भूपर्पटी संरचनाओं का अध्ययन किया था, इस बात को सार्वजनिक रूप से कहने वाले पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने इसे सरल शब्दों में समझाया। आप जितनी गहराई में जाएंगे, तापमान उतना ही बढ़ता जाएगा। औसतन हर किलोमीटर नीचे जाने पर तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यही भूतापीय प्रवणता है, जिसे हर महाद्वीप में मौजूद बोरहोल में मापा और सत्यापित किया गया है। लेकिन गर्मी तो बस शुरुआत है। इतनी गहराई में चट्टानें स्थिर नहीं रहती। वहां दबाव बहुत अधिक हो जाता है। लाखों वर्षों तक संकुचित रहने से खनिज अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। वे ठंडे शहद की तरह बहने लगते हैं। वे विकृत हो जाते हैं। वे किसी भी प्रकार के गड्ढे को बनने से रोक देते हैं। 15 मील तक सीधा नीचे की ओर फैला एक प्राकृतिक गड्ढा कुछ ही घंटों में अपने भार से ढह जाएगा। यदि हम रूस में स्थित कोला सुपरडीप बोरहोल को देखें तो यह मनुष्यों द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है। सोवियत वैज्ञानिकों ने 1970 में कोला प्रायद्वीप पर उस परियोजना की शुरुआत की थी। उन्होंने 24 वर्षों तक
24 घंटे शिफ्ट में काम किया, जिसमें उन्होंने उपलब्ध सबसे उन्नत ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। लेकिन वे कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। 7.6 मील की गहराई पर उन्हें रुकना पड़ा। उस गहराई पर तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उनके ड्रिल बिट्स इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। चट्टान प्लास्टिक जैसी लगभग तरल अवस्था में बदल गई। यह ड्रिल बिट के पीछे ऐसे बंद हो जाती थी जैसे कोई घाव भरने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी मेल ने दावा किया कि उसने अपने पिछवाड़े में एक छेद में 15 मील लंबी मछली पकड़ने की लाइन डाली, जिसके लिए उसने केवल एक पुली और रस्सी का इस्तेमाल किया। कोई औद्योगिक ड्रिल नहीं, कोई शीतलन प्रणाली नहीं, कोई इंजीनियरिंग टीम नहीं, बस एक छोटा सा गड्ढा जो किसी तरह मानव जाति की अब तक की सबसे बड़ी ड्रिलिंग उपलब्धि से दुगुना गहरा हो गया। जब भूवैज्ञानिकों ने यह सुना तो वे हंस पड़े। लेकिन अगर विज्ञान इतना स्पष्ट था तो सरकार ने इसे अनदेखा क्यों नहीं किया? यहीं से कहानी विज्ञान से हटकर चुप्पी की ओर मुड़ जाती है। मेल ने बताया कि रेडियो पर उनकी पहली उपस्थिति के कुछ ही हफ्तों के भीतर हालात बदल गए। उनकी संपत्ति की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिखने लगीं। सरकारी नंबर प्लेट वाली सफेद सेडान गाड़ियां उनके घर के पास आकर धीमी हो जातीं, कुछ देर रुकतीं और फिर आगे बढ़ जातीं। उसे ऐसी जगहों पर ताजे टायरों के निशान मिलते थे जहां किसी को भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। गड्ढे के पास नरम मिट्टी में भारी जूतों के निशान दबे हुए थे। फिर मार्च 1997 के अंत में एक दोपहर वह शहर से घर लौटा तो उसने पाया कि उसकी जमीन पूरी तरह से सील कर दी गई थी। पहुंच मार्ग पर नारंगी रंग के शंखु लगे हुए थे। लकड़ी के तख्तों से बनी संरचनाएं उसके घर के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रही थीं। पीले रंग के खतरनाक पदार्थ से प्रभावित करने वाले सूट पहने हुए लोग क्लिपबोर्ड और ऐसे उपकरण लिए हुए चारों ओर गश्त कर रहे थे जिन्हें वह पहचान नहीं पा रहा था। जब मेल ने अपनी ही संपत्ति में प्रवेश करने की कोशिश की तो गहरे रंग के सूट पहने 2 व्यक्तियों ने उसे रोक लिया। वे विनम्र थे लेकिन दृढ़ थे। उन्होंने बताया कि पास ही में एक विमान दुर्घटना हुई है, संदूषण की आशंका है, सुरक्षा कारणों से प्रवेश प्रतिबंधित है। लेकिन मेल को मलबा नहीं दिखा। कोई आपातकालीन वाहन नहीं, कोई समाचार हेलीकॉप्टर नहीं, बस बैज पहने हुए लोग उसे दूर रहने के लिए कह रहे थे। फिर प्रस्ताव आया, चुपचाप सालाना $25,000 दिए जाएंगे, बशर्ते वह देश छोड़कर चला जाए और उस गड्ढे के बारे में फिर कभी बात न करे। उन्होंने साफ कह दिया था। अगर उसने इनकार किया तो उन्होंने उसकी संपत्ति पर अवैध मेथम्फेटामाइन लैब के सबूत ढूंढ लिए थे। ऐसे आरोपों के चलते उसे 20 साल की जेल हो सकती थी। यह चुनाव असल में कोई चुनाव था ही नहीं। मेल ने सौदा स्वीकार कर लिया। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। कोई मुकदमा नहीं, कोई सुर्खियां नहीं, बस गायब हो गए। लेकिन अनुपस्थिति रहस्यों को और भी गहरा कर देती है। और जब मेल कई वर्षों बाद लौटा तो वह अपने साथ पहले से कहीं अधिक भयावह कहानियां लेकर आया। वह आदमी जो गलत रास्ते पर लौट आया था। ऑस्ट्रेलिया में गुमशुदा होने के 5 साल बाद मेल वॉटर्स ने फिर से कोस्ट टू कोस्ट AM पर फोन किया। वही शो, वही होस्ट। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, श्रोताओं को पता चल गया कि कुछ बदल गया है। उनकी आवाज सपाट और धीमी लग रही थी, जैसे कोई बिना पूरी तरह समझे स्क्रिप्ट पढ़कर सुना रहा हो। आर्ट बेल ने इसे तुरंत भांप लिया। उन्होंने मेल से ऑस्ट्रेलिया में बिताए समय के बारे में कुछ सरल सवाल पूछे। वह किस शहर में रहता था? वह क्या काम करता था? मेल के जवाब अस्पष्ट थे, विरोधाभासी थे। उसने कहा पर्थ, फिर सिडनी, फिर उन्होंने खुद को सुधारते हुए ब्रिस्बेन कहा। उन्होंने निर्माण कार्य में काम करने का जिक्र किया, फिर उन्होंने इसे परामर्श में बदल दिया, फिर अचानक बोलना बंद कर दिया।
उन्होंने कहा कि उनकी याददाश्त में कुछ कमी है। छोटी मोटी बातें नहीं थीं। पूरे पूरे महीने उसकी याददाश्त से गायब थे। उसे अपने बटुए में उन रेस्तराओं की रसीदें मिलती थीं जहां जाने की उसे याद ही नहीं थी। उसके कैमरे में ऐसी तस्वीरें थीं जिनमें वह उन जगहों पर दिख रहा था जहां होने की उसे कोई याद नहीं थी। एक बार वह डार्विन के एक होटल के कमरे में जागा, जो मेलबर्न में उसके सोने की जगह से 2000 मील से भी अधिक दूर था, और उसे यह भी नहीं पता था कि वह वहां कैसे पहुंचा। शारीरिक परिवर्तन और भी गंभीर थे। उसके धड़ पर अजीबोगरीब निशान थे। पतली पतली सर्जिकल रेखाएं जो पहले नहीं थीं। एक निशान उसकी छाती से लेकर नाभि तक जाता था, सटीक और पेशेवर। एक अन्य व्यक्ति ने उसकी पसलियों पर रेखा खींची। उसे किसी भी सर्जरी की कोई याद नहीं थी। अस्पताल के कोई रिकॉर्ड नहीं मिले, डिस्चार्ज पेपर भी नहीं मिले। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टरों से उनकी जांच करने को कहा तो उन्होंने अटकलें लगाने से इनकार कर दिया। एक डॉक्टर ने दबे स्वर में सुझाव दिया कि वह सवाल पूछना बंद कर दे। वहां इंजेक्शन के निशान भी थे। उसकी बाहों और पैरों पर छोटे छोटे गोलाकार निशान थे जो एक पैटर्न बनाते थे। लगभग ज्यामितीय आकृतियां थीं। मेल ने उनमें से 17 की गिनती की। उसने विषाक्त पदार्थों, भारी धातुओं और स्मृति हानि का कारण बताने वाली किसी भी चीज के लिए उनकी जांच करवाई। जांच के नतीजे निर्णायक नहीं रहे, लेकिन एक लैब तकनीशियन ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ऊतक के नमूनों में कोशिकाओं को नुकसान के लक्षण दिखे, जो उच्च तीव्रता वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के बार बार संपर्क में आने के कारण हुए थे। उन्होंने बताया कि वे सुबह बेहोशी की हालत में उठे और उनकी बांह में आईवी के निशान थे। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं जिन्हें उसने कभी लगाया नहीं था। एक बार जब उसे होश आया तो वह एक बिना खिड़की वाले कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ था, जहां तेज रोशनी थी। हालांकि उसे याद नहीं कि वहां क्या हुआ था और यह कितने समय तक चला। इसके बाद उसे याद नहीं कि वह अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया था और 3 दिन का कोई हिसाब नहीं था। पर्थ में जिन दोस्तों को वह जानता था, उन्होंने उसके फोन उठाना बंद कर दिया। जब वह उनके पते पर गया तो उसे खाली अपार्टमेंट या ऐसे नए किराएदार मिले जिन्होंने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं था। जिन नौकरियों में उसने काम किया था, उनके रोजगार रिकॉर्ड कंपनी के डेटाबेस से गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके अस्तित्व के टुकड़े योजनाबद्ध तरीके से मिटा दिए गए हों। लेकिन वह अब भी अपनी कई बातों पर यकीन रखता था। वह अब भी यही मानता था कि सब कुछ वास्तविक है। और अब, उसने कहा, एक दूसरा भी था। इस बार नेवादा में टाउनापा के पास रेगिस्तान में गहराई में छिपा हुआ, पहले वाले से भी कहीं अधिक कड़ी सुरक्षा में। मेल ने दावा किया कि उसे वहां ले जाया गया था, हालांकि बलपूर्वक या दबाव डालकर उसे ठीक से याद नहीं था। उन्होंने फोन पर पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातों का संकेत दिया जो साधारण भूविज्ञान से कहीं आगे थीं। उन्होंने नेवादा होल से मिली उन वस्तुओं के बारे में बात की जिनका वर्तमान इतिहास के अनुसार अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ऐसी संरचनाओं के बारे में जो ज्ञात सभ्यता से हजारों साल पहले की थीं। ऐसी सामग्रियों के बारे में जो आवर्त सारणी के किसी भी तत्व से मेल नहीं खाती थीं। और कुछ जीवित चीज के बारे में। उन्होंने भूमिगत सुविधाओं में किए गए प्रयोगों और गहराई में मिली हर चीज पर किए गए परीक्षणों का वर्णन किया। वह संभल कर बोल रहा था, शब्दों का चुनाव ऐसे कर रहा था जैसे कोई बारूदी सुरंगों से भरे मैदान में चल रहा हो। संदेश स्पष्ट था। उस दूसरे गड्ढे में जो भी था वह सिर्फ गहरा नहीं था, यह खतरनाक था और इसे इसकी जानकारी थी। कॉल समाप्त होने से पहले उसने एक और बात कही। उसने कहा कि अमेरिका के बाहर कहीं तीसरा छेद हो सकता है, ऐसी जगह पर जिसका नाम वह नहीं बता सकता या बताना नहीं चाहता।
उन्होंने सुझाव दिया कि वॉशिंगटन और नेवादा में जो कुछ मिला है वह किसी बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और कहीं अधिक व्यापक घटना की शुरुआत मात्र है, जिसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। तभी कॉल अचानक कट गई। मेल ने आर्ट बेल को धन्यवाद दिया और फोन काट दिया। वह फिर गायब हो गया, इस बार हमेशा के लिए। फिर इंटरनेट सक्रिय हुआ और एक पूरी नई पीढ़ी ने ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया जिनका जवाब सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति को नहीं देना था। वे निर्देशांक जिनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। कई सालों तक मेल की कहानी पुराने फोरम थ्रेड्स और देर रात के रेडियो आर्काइव्स में दबी रही। फिर 2019 में कुछ बदल गया। डेप्थ वॉकर 33 नाम के एक यूजर ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पर एक पोस्ट किया। हमें यह मिल गया। साथ में सैटेलाइट इमेज और जीपीएस कोऑर्डिनेट भी संलग्न थे। मेटाडेटा से पता चला कि इन्हें 2018 के अंत में लिया गया था। यह स्थान वॉशिंगटन के मनास्टैश रिज के पास एलेनसबर्ग से लगभग 40 मील उत्तर पश्चिम में कैस्केड पहाड़ियों की तलहटी में स्थित बताया गया था, जहां मेल ने अपनी संपत्ति होने का दावा किया था। तस्वीरों में मीलों तक घना जंगल, पोंडरोसा पाइन, डगलस फर और घनी झाड़ियां दिखाई दे रही थीं। लेकिन एक फ्रेम के ठीक बीच में एक अनोखी चीज थी। लगभग 60 फीट व्यास का एक बिल्कुल गोलाकार खुला मैदान, जो पूरी तरह से वनस्पति रहित था। न पेड़, न घास, न झाड़ियां, यहां तक कि काई या लाइकेन भी नहीं। जो चीज इसे और भी अजीब बनाती थी वह थी इसकी बनावट। जब उपयोगकर्ताओं ने झूम इन किया और कंट्रास्ट को समायोजित किया, तो वह खुला मैदान नंगी जमीन जैसा नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जमीन ही गायब हो गई हो। आसपास के इलाकों में दोपहर की धूप का कोण स्पष्ट होने के बावजूद उस पर कोई छाया नहीं पड़ रही थी। वहां कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी, बस एक खालीपन था जिसे उपग्रह इमेजिंग ठीक से नहीं दिखा पा रही थी। कुछ ही घंटों में शौकिया मानचित्रकारों ने मेल द्वारा 1997 में किए गए कॉल में दिए गए अस्पष्ट विवरणों के साथ निर्देशांकों का मिलान किया। उन्होंने बताया था कि वे एलेनसबर्ग से लगभग 8 मील दूर एक पुरानी लकड़ी काटने वाली सड़क के पास थे, जिसका उपयोग 1980 के दशक से नहीं किया गया था। उन्होंने पूर्व दिशा में एक पर्वत श्रृंखला और पश्चिम दिशा में एक मौसमी नाले का वर्णन किया था। निर्देशांक पूरी तरह से मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन इतने करीब थे कि चिंताजनक लग रहे थे। फिर उपयोगकर्ताओं ने कुछ ऐसा देखा जिससे चर्चा में जबरदस्त उछाल आ गया। किसी ने गूगल अर्थ पर वही निर्देशांक देखे। इलाका धुंधला था, सिर्फ पिक्सेलेटेड नहीं, बल्कि जानबूझकर उसी तकनीक से छिपाया गया था जिसका इस्तेमाल सैन्य प्रतिष्ठानों को छिपाने के लिए किया जाता है। 2016 में ऐसा नहीं था। यह सेंसरशिप हाल ही में लागू हुई थी, जो 2017 और 2019 के बीच किसी समय हुई थी। उसी दौरान उसी उपयोगकर्ता ने दोबारा पोस्ट किया। वे निगरानी करने वालों पर भी नजर रख रहे हैं। अगर आप इन निर्देशांकों को सहेजते हैं तो इनकी प्रतियां बना लें। उन्होंने इन्हें एक बार मिटाने की कोशिश की थी, उसके बाद खाता बंद हो गया। अब कोई पोस्ट नहीं। जब मॉडरेटरों ने संपर्क करने की कोशिश की तो खाता डिलीट दिखाया गया। डर और संदेह तेजी से फैल गया। उपयोगकर्ताओं ने अजीब-ओ-गरीब घटनाओं की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने दावा किया कि सैटेलाइट इमेज डाउनलोड करने के बाद उनका आईपी एड्रेस लॉग किया गया और चिह्नित किया गया। दूसरे ने बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें दूसरी तरफ से सिर्फ सांस लेने की आवाज सुनाई दी। एक छोटे से यूट्यूब चैनल ने तस्वीरों का विश्लेषण किया था, लेकिन पहले कोई स्ट्राइक न होने के बावजूद सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण
उसका पूरा खाता बंद कर दिया गया। हालांकि निर्देशांक सुरक्षित रहे और दर्जनों प्लेटफार्मों पर कॉपी और साझा किए गए। टिकटॉक उपयोगकर्ताओं ने धुंध भरे जंगलों के फुटेज पर नाटकीय वर्णन के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सामान पैक करते हुए खुद को दिखाया और दावा किया कि वे उसे ढूंढने जा रहे हैं। उनमें से अधिकांश ने बाद में कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। फिर एक्सपीडिशन रिपोर्ट्स आईं, जो एक सर्वाइवलिस्ट फोरम पर पोस्ट की गई थीं, जिनमें 2020 की गर्मियों में उस इलाके तक पहुंचने का वर्णन किया गया था। यूजर $__Raven ने बताया कि उनके जीपीएस ने निर्देशांकों से आधा मील के भीतर ही खराबी दिखाना शुरू कर दिया। डिवाइस उनकी लोकेशन को अनियमित रूप से दिखा रहा था। कभी उन्हें कई मील दूर दिखा देता था, फिर वापस सही लोकेशन पर आ जाता था। कंपास की रीडिंग धीरे धीरे गोल गोल घूम रही थी। उन्होंने उन जगहों पर भारी वाहनों के टायरों के निशान मिलने का वर्णन किया जहां किसी भी नक्शे पर सड़कें मौजूद नहीं थीं। ताजे निशानों पर बने ट्रेड पैटर्न से सैन्य श्रेणी के वाहनों का संकेत मिलता है। उन्हें सर्वेक्षण चिन्ह भी मिले जो जमीन में गाढ़े गए खंभों से बंधे छोटे नारंगी झंडे थे, जिनसे एक सीते घेरा बना हुआ था। जब उन्होंने निर्धारित रेखा पार करने की कोशिश की तो उनके समूह का एक सदस्य गंभीर चक्कर और मतली के कारण बेहोश हो गया। वे पीछे हट गए। एक अन्य रिपोर्ट ड्रोन ऑपरेटर से मिली, जिसने 2021 की शुरुआत में उस क्षेत्र के ऊपर उपकरण उड़ाए थे। ड्रोन पेड़ों की सीमा रेखा से लगभग 200 फीट आगे निकल गया। तभी उसका सिग्नल पूरी तरह से कट गया। घंटों बाद जब उसे मैन्युअल रूप से बरामद किया गया तो एसडी कार्ड पूरी तरह से खाली था। दूषित नहीं, बल्कि पूरी तरह से फॉर्मेट किया हुआ था, मानो किसी ने उसे दूर से एक्सेस किया हो। सबसे विस्तृत विवरण सारा चेन नामक एक पूर्व भूविज्ञान छात्रा ने 2021 के अंत में पोस्ट किया था। वह और उसके 3 दोस्त ईएमएफ डिटेक्टर, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और रेडिएशन सेंसर से लैस होकर उस इलाके में पैदल गए थे। उन्हें वह छेद तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिल गया। निर्देशांकों से लगभग 1 मील दूर उन्हें वनस्पतियों के पीछे छिपी हुई एक चेन लिंक बाढ़ मिली। यह नया था। धातु अभी भी बिना जंग लगे चमकदार थी। इसके आगे उन्हें साफ रास्ते और जमीन से निकलते हुए वेंटिलेशन शाफ्ट जैसे कुछ दिखाई दिए, जो छलावरण जाल से ढके हुए थे। उनके ईएमएफ डिटेक्टर खराब हो गए और ऐसी रीडिंग दर्ज करने लगे जिनसे पता चलता था कि जमीन के नीचे शक्तिशाली विद्युत उपकरण चल रहे हैं। जब उन्होंने तस्वीरें लेने की कोशिश की तो उनके तीनों फोन एक साथ बंद हो गए और 2 मील दूर पैदल चलने तक दोबारा चालू नहीं हुए। पोस्ट में सारा के आखिरी शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। बाहर जो भी खतरा है, वे उसे अब छिपा नहीं रहे हैं। वे इसकी रक्षा कर रहे हैं और इसका विस्तार कर रहे हैं। फिर 2023 में एक समूह ने फैसला किया कि वे सिर्फ छेद की खोज नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर भी देखेंगे। अज्ञात की ओर प्रस्थान। उन्होंने खुद को एबिस प्रोजेक्ट नाम दिया। 5 लोग जिन्होंने वर्षों तक रहस्यों का पता लगाने में बिताए थे, लेकिन इस बार वे नौसिखिया नहीं थे। मार्कस चेन एक पूर्व एयरोस्पेस इंजीनियर थे, जिन्होंने गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बियों पर काम किया था। राहेल वॉस ने भूवैज्ञानिक विसंगतियों पर विशेषज्ञता हासिल करते हुए 1 दशक तक वृत्तचित्र निर्माता के रूप में काम किया था। अन्य 3, डेविड कुमार, लिसा ट्रान और जेम्स रॉड्रिगेज, ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजिंग और डेटा विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते थे। वे 8 महीनों से इस अभियान की योजना बना रहे थे। हर रिपोर्ट, हर अफवाह और पिछले प्रयासों से मिले हर अधूरे विवरण का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें जीपीएस की खराबी, चक्कर आने की समस्या
और उपकरणों की विफलता के बारे में पता था। उन्होंने इन सब के लिए तैयारी कर रखी थी। मार्कस ने इस मिशन के लिए खास तौर पर एक ड्रोन बनवाने में अपने $40,000 खर्च किए थे। यह उपकरण असाधारण था। टाइटेनियम फ्रेम पर निर्मित, यह 20,000 फीट पानी के नीचे के दबाव के बराबर दबाव झेल सकता था। कैमरा सिस्टम में सैन्य स्तरीय कम रोशनी वाले ऑप्टिक्स का उपयोग किया गया था, जिन्हें घोर अंधेरे में गुफाओं की खोज के लिए डिजाइन किया गया था। थर्मल सेंसर तापमान में डिग्री के 100वें हिस्से तक के अंतर का पता लगा सकते थे। रस्सी एयरोस्पेस ग्रेड केबल थी, जिसे बिना टूटे अत्यधिक तनाव झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। वे 14 अक्टूबर 2023 को सुबह के घने कोहरे की आड़ में पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंचे। वे उत्तर दिशा से आए थे, दक्षिणी मार्ग से बचते हुए, जहां सारा चेन ने बाड़ और वेंटिलेशन शाफ्ट के बारे में सूचना दी थी। उन्हें किसी ने नहीं रोका। कोई काली एसयूवी भी नहीं दिखी। वहां रेडियो लिए कोई आदमी नहीं था। बस सन्नाटा और चीड़ की खुशबू से भरी हवा का सन्नाटा। उन्हें वह खुला मैदान ठीक उसी जगह मिला जहां निर्देशांकों ने संकेत दिया था। डेविड ने बाद में इसे भूवैज्ञानिक रूप से असंभव बताया। जमीन अचानक रुक गई थी। न तो टूटी फूटी थी और न ही उसका कटाव हुआ था, बल्कि वह एक पूर्ण वृत्त में समाप्त हो गई थी। गड्ढा केंद्र में था, जिसका व्यास लगभग 4 फीट था, और उसके चारों ओर प्राचीन और जानबूझकर रखे गए प्रतीत होने वाले पत्थर लगे थे। उन्होंने सुबह होते ही तैयारी शुरू कर दी। लीसा ने विकिरण डिटेक्टरों और EMF सेंसरों की मदद से एक घेरा बनाया। राहेल ने कई कोणों से रिकॉर्डिंग करने के लिए 3 कैमरे लगाए। मार्कस और जेम्स ने विंच सिस्टम को असेंबल किया। हर कनेक्शन को 3 बार चेक किया। कोई लाइव स्ट्रीम नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो वे फुटेज को सुरक्षित रखना चाहते थे। ड्रोन सुबह 6:47 बजे नीचे उतरा। रस्सी के खुलने के साथ ही विंच मोटर की आवाज लगातार आती रही। ड्रोन की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, फिर पूरी तरह गायब हो गई। मार्कस ने एक मजबूत टैबलेट पर पानी के बहाव पर नजर रखी। पहले 150 फीट तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। चिकनी पत्थर की दीवारें, थोड़ी नम, जो किसी प्राकृतिक जलप्रपात में अपेक्षित स्थिति के अनुरूप थीं। फिर दीवारों की बनावट बदल गई। 200 फीट की दूरी पर वे लगभग कांच जैसी हो गईं। ड्रोन की रोशनी को इस तरह से प्रतिबिंबित कर रही थीं, जो अजीब लग रहा था। प्रतिबिंब सीधे वापस नहीं आ रहा था, बल्कि अजीब कोणों पर बिखर रहा था, जिससे ऐसी धुंधली छवियां बन रही थीं जिनके कारण गहराई का अंदाजा लगाना असंभव हो गया था। जेम्स ने देखा कि चुंबकीय माप में उतार चढ़ाव शुरू हो गया था। ये छोटे छोटे बदलाव चट्टान में धात्विक निक्षेपों का संकेत दे रहे थे। तापमान में गिरावट 280 फीट की गहराई से शुरू हुई। तापमान में अचानक और तीव्र गिरावट आई, जो 50 फीट से भी कम दूरी में 52 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिरकर 12 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। लीसा के उपकरणों ने हवा की कोई हलचल या हवा का बहाव नहीं दिखाया, जिससे इतनी तेजी से ठंडक का कारण पता चल सके। इतनी गहराई पर हवा को गर्म होना चाहिए था, न कि जमना चाहिए था। 340 फीट की ऊंचाई पर प्रकाश की पहली किरण दिखाई दी। ड्रोन से नहीं, बल्कि नीचे से एक कोमल जैविक प्रकाशमान चमक, जो एक बार चमकी, फिर अंधेरा छा गया और फिर 7 सेकंड बाद दोबारा चमकी। लयबद्ध, सधी हुई, मानो कोई गहरी सांस ले रहा हो। राहेल ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? मार्कस ने सिर हिलाया। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। वे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसके बाद उन्हें पछतावा होगा कि काश उन्होंने कभी देखा ही ना होता।
कैमरे ने जो देखा, ड्रोन 620 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। उसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया। मार्कस ने डेटा स्ट्रीम को रियल टाइम में सहेज लिया और सावधानी के तौर पर इसे 3 अलग अलग हार्ड ड्राइव पर सीधे रिकॉर्ड कर लिया। जब उन्होंने उसी रात 40 मील दूर अपने मोटल के कमरे में फुटेज की समीक्षा की, तो उन्हें पता चला कि प्रसारण में ऐसी चीजें कैद हो गई थीं जो लाइव फीड में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही थीं। जैव प्रकाशित स्पंदन यादृच्छिक नहीं थे। जब रोशनी की गति 1/4 कर दी गई, तो उसने पैटर्न बनाए, ज्यामितीय आकृतियां जो कुछ मिलीसेकंड के लिए दिखाई देने के बाद गायब हो गईं। वृत्तों के भीतर षटभुज, एक केंद्रीय बिंदु से निकलती रेखाएं जो लगातार अपनी स्थिति बदलती रहती थीं। प्राचीन प्रतीकों की जानकारी रखने वाली राहेल ने कहा कि ये आकृतियां उन्हें सुमेरियन तारा मंडल चार्ट की याद दिलाती हैं, लेकिन उल्टे रूप में, मानो किसी अन्य स्थान के आकाश को दर्शा रही हों। समीक्षा करने पर तापमान में यह असामान्यता और भी विचित्र साबित हुई। सेंसरों ने दिखाया कि तापमान में गिरावट परत दर परत हुई। हर 50 फीट पर तापमान 10 डिग्री और गिर जाता, फिर थोड़ी देर के लिए स्थिर होता और फिर से गिरने लगता। इससे एक दूसरे के ऊपर अलग अलग ऊष्मीय क्षेत्र बन गए, जो बुनियादी ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लंघन है। ऊष्मा इस तरह अलग अलग परतों में व्यवस्थित नहीं होती। स्वाभाविक रूप से तो नहीं, लेकिन ध्वनि ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया। लाइव लैंडिंग के दौरान उन्हें ड्रोन के इंजन की आवाज और केबल की सरसराहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। माइक्रोफोन ने कुछ और ही रिकॉर्ड किया। डेविड ने ऑडियो ट्रैक को अलग किया और क्रिप्टोग्राफरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रल विश्लेषण सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका विश्लेषण किया। जो सामने आया वह समझ से परे था। कम आवृत्ति वाले कंपन शब्दों जैसे पैटर्न बना रहे थे। न तो अंग्रेजी, न ही कोई ऐसी भाषा जिसे वे पहचानते हों, लेकिन फिर भी यह एक संरचित संचार था। अक्षर क्रम से दोहराए गए, 3 ध्वनियां, विराम, 7 ध्वनियां, विराम, फिर 3। राहेल ने ध्वनियों को ध्वन्यात्मक रूप से दोहराने का प्रयास करते हुए अपनी रिकॉर्डिंग की। जब उसने वीडियो को दोबारा चलाया, तो कमरे में मौजूद सभी डिवाइस एक साथ खराब हो गए। उसके लैपटॉप की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। मार्कस का फोन रीब्यूट हो गया। मोटल का टेलीविजन अपने आप चालू हो गया, लेकिन उस पर सिर्फ स्टैटिक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने उसे दोबारा चलाने की कोशिश नहीं की। वह आकृति 582 फीट की दूरी पर दिखाई दी। मार्कस ने ब्लैकआउट से ठीक पहले के दृश्यों को झूम करके देखा। उन्होंने जो देखा वह समझ से परे था। वह न तो परछाई थी और न ही धुंधलापन। वह एक आकृति थी, निश्चित रूप से एक आकृति। दीवार पर सीधी खड़ी थी, मानो गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर न हो। लंबी, ड्रोन के माप के हिसाब से कम 9 फीट। अविश्वसनीय रूप से पतली, जिसके अंग बहुत लंबे और बहुत सारे जोड़ों वाले प्रतीत होते थे। लेकिन जिस तरह से वह चल रहा था, वही उन्हें परेशान कर रहा था। सहज गति नहीं, बल्कि रुक रुक कर हर फ्रेम में थोड़ी थोड़ी अलग स्थिति में दिखाई दे रहा था, मानो वह सामान्य समय से परे मौजूद हो और उनके आयाम में केवल आंशिक रूप से ही दिखाई दे रहा हो। जेम्स ने गहरे अंतरिक्ष दूरबीन फोटोग्राफी के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके छवि को बेहतर बनाया। उस आकृति में बनावट थी, कुछ कुछ त्वचा जैसी, लेकिन क्रिस्टलीय, परावर्तक और आंखें भी थीं। कई सेट असममित रूप से व्यवस्थित, प्रत्येक ड्रोन की रोशनी को पकड़ रहा था और उसे एक ऐसे स्पेक्ट्रम में वापस परावर्तित कर रहा था जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। ऐसे रंग जो रंग नहीं थे, ऐसे रंग जिन्हें समझने की कोशिश में उनके दिमाग में दर्द होने लगा। फीड बंद होने से ठीक पहले आखिरी फ्रेम में
आकृति और करीब आ गई थी, बहुत करीब। एक ही फ्रेम में उसने 30 फीट की दूरी तय कर ली थी। पलक झपकते ही उसकी 2 लंबी भुजाओं में से एक कैमरे की ओर बढ़ी हुई थी और गति के धुंधलेपन में उसकी हथेली पर कुछ दिखाई दिया। ठीक हाथ तो नहीं, लेकिन एक छेद, एक मुंह या कुछ ऐसा ही कुछ जो उसी तरह का काम करता था। फिर अंधेरा छा गया। सिग्नल पूरी तरह से गायब हो गया। जब उन्होंने 2 दिन बाद बैकअप रिकवरी सिस्टम का उपयोग करके ड्रोन को बरामद किया तो वह 620 फीट की बजाय 200 फीट नीचे मिला। बाहरी आवरण में दरार थी। अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने के कारण आंतरिक घटक आपस में चिपक गए थे, हालांकि बाहरी भाग पाले से ढका हुआ था। एसडी कार्ड गायब था, क्षतिग्रस्त या खराब नहीं हुआ था। सर्जरी द्वारा निकाला गया। किसी ने या किसी चीज ने इसे ले लिया था। उन्होंने उसी रात अपने बैकअप ड्राइव से फुटेज को एक निजी सर्वर पर अपलोड कर दिया। सुबह तक सब कुछ बदल गया। मिटाए गए रहस्य। वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद सब कुछ बदल गया। शोर शराबे और अराजकता से नहीं, बल्कि एक गहरी ठंडी खामोशी से जो अस्वाभाविक सी लग रही थी। इंटरनेट पर तरह तरह के सिद्धांत फैल गए, फिर अचानक थम गए। अभियान दल, वही लोग जिन्होंने मेल के गड्ढे में कैमरा डाला और टिमटिमाती परछाई को कैद किया। अथाह गड्ढे अलौकिक शक्तियों तक पहुंचने का मार्ग माने जाते हैं। कोमाचार की डेनिस विटेकर उस गड्ढे की तलाश में पूरब की ओर रवाना होती हैं। पूरी तरह से ऑफलाइन हो गया। उनके खाते गायब हो गए, लॉक कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए या छोड़ दिए गए। जिन लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फोन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। मैसेज वापस आ गए। एक दिन वे वहां पहुंच गए, अगले ही पल कुछ नहीं हुआ। वीडियो तो ऑनलाइन रहा, लेकिन उसे शेयर करने वाले स्रोत हटा दिए गए। हालांकि सब कुछ एक साथ नहीं हुआ, एक एक करके चुपचाप हटा दिया गया। होस्टिंग प्लेटफॉर्म से अस्पष्ट कॉपीराइट नोटिस मिले, जबकि कॉपीराइट कभी पंजीकृत ही नहीं हुआ था। लोगों से संपर्क किए जाने के बारे में निजी संदेश प्रसारित किए गए। उन्हें फुटेज हटाने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। सर्वर क्रैश हो गए, ड्राइव फेल हो गए। फोरम के थ्रेड बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए और किसी तरह आधिकारिक तौर पर कोई भी व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं था कि कुछ असामान्य हुआ है। फिर उस जमीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैनिस्टैश रिज के पास के इलाके को अचानक बाढ़ लगाकर घेर दिया गया। सैटेलाइट मानचित्रों ने उसे फिर से धुंधला कर दिया। उस क्षेत्र के पास से गुजरने वाले पैदल यात्रियों ने बताया कि वहां काले रंग की एसयूवी गाड़ियां अजीब और गरीब कोणों पर खड़ी थीं। पेड़ों के बीच बिना नंबर वाली ट्रकें छिपी हुई थीं। रेडियो लिए कुछ अपरिचित लोग परिधि में गश्त कर रहे थे। कोई पार्क रेंजर नहीं, कोई वन सेवा अधिकारी नहीं, कोई सार्वजनिक बयान नहीं। लोगों को सीधे सीधे वापस भेज दिया गया। किसी ने भी इसका कारण नहीं बताया। इस बारे में कोई समाचार भी नहीं बना, कोई प्रेस इंटरव्यू नहीं, कोई कवरेज नहीं। अगर किसी ने सवाल पूछे भी तो उन्होंने दोबारा नहीं पूछे। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ने बिना कुछ कहे ही यह तय कर लिया हो कि उस गड्ढे में जो भी रहता है या जो भी उसके अंदर से देखता है, वह सुर्खियों या सुबह के कार्यक्रमों में जगह पाने लायक नहीं है। वह भूमिगत रहने लायक है, भुला दिया जाने लायक। और बस इसी तरह मेल वॉटर्स फिर गायब हो गए। 2002 में संक्षिप्त रूप से फिर से सामने आने के बाद जब उन्होंने स्मृति संबंधी कमियों, जख्मों और नेवादा में एक दूसरे गड्ढे के बारे में बात की, तो मेल ने फिर कभी सार्वजनिक रूप से किसी से संपर्क नहीं किया। गायब होने से कुछ समय पहले उन्होंने एक तीसरे गड्ढे का संकेत दिया था, किसी गुप्त स्थान पर, संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन और नेवादा में जो कुछ मिला है
वह किसी बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और किसी के भी अनुमान से कहीं अधिक खतरनाक घटना का मात्र एक हिस्सा है। वह अपना यह विचार पूरा नहीं कर पाया। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। पासपोर्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कानूनी दस्तावेज नहीं। संपत्ति के रिकॉर्ड से उसका नाम मिटा दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पहली गुमशुदगी के बाद किया गया था। उसका घर खाली पड़ा था, उसका कोई सुराग नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि वह अपनी मर्जी से गया या मजबूरी से, लेकिन यह निश्चित है कि मेल को हटा दिया गया था, ठीक वीडियो की तरह, ठीक उस जमीन की तरह। खोया नहीं, मिटा दिया गया। शायद यही इस पूरी घटना का मकसद था, न सिर्फ जमीन में बने एक गड्ढे को छुपाना, बल्कि उस गड्ढे के सार को भी छुपाना। फुटेज में टिमटिमाती परछाइयों और तापमान में तनाव में अचानक आई गिरावट से कहीं अधिक कुछ दिखाया गया। इसने एक विचार को उजागर किया। यह गड्ढा सिर्फ गहरा ही नहीं है, यह सचेत है, यह देखता रहता है, यह प्रतिक्रिया देता है। और अगर यह सच है, तो शायद असली सवाल यह नहीं है कि मेल के गड्ढे की तह में क्या है। शायद असली सवाल यह है कि क्या होता है जब वह गड्ढा अब और छिपा नहीं रहना चाहता। यह गड्ढा सिर्फ गहरा ही नहीं है, यह सचेत है, यह देखता रहता है, यह प्रतिक्रिया देता है। और शायद असली सवाल यह है कि अगर इस तरह के और भी छेद खोजे जाने बाकी हों, तो क्या होगा? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें।